जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें हम आर्टिकल्स को कवर करेंगे जो आते हैं हमारे पार्ट 5 द यूनियन के तहत। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है 63 जो कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे जो कि एक तरह से सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है प्रेसिडेंट के बाद। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 64 जहां पर बताया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक तरह से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन। ऑफिशियो चेयरमैन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो वो ऑटोमेटिकली उसे चेयरपर्सन बना दिया जाता है, क्योंकि उनके पास कोई पर्टिकुलर ऑफिस होता है। यहाँ पे लिख देती हूँ, हैविंग पर्टिकुलर ऑफिस। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कोई भी तरह की एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास नहीं होती है। फंक्शन सिमिलर होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, वैसे ही राज्यसभा के लिए जो हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 65 जहां पर बताया गया है कि कब वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करना है। जब प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वहां पे सीट वैकेंट हो, चाहे कोई डेथ हो गई हो, या फिर उन्हें रेजिग्नेशन दे दिया हो, या फिर उनका रिमूवल किया गया हो, तब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं जब तक कोई नया प्रेसिडेंट जो इलेक्ट नहीं हो जाता। सेकंड देखते हैं, या फिर कोई टेम्पररी एब्सेंस है या फिर इलनेस है। थर्ड वन क्या कहता है कि डज नॉट परफॉर्म ड्यूटीज एज चेयरमैन। जब वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं तब वो चेयरमैन नहीं रह सकते, जो राज्यसभा की जो ड्यूटीज हैं उन्हें परफॉर्म नहीं कर सकते। फोर्थ आता है कि पावर्स को एंजॉय कर सकते हैं, प्रिविलेजेस इमोलमेंट जो प्रेसिडेंट को मिलते हैं उसी तरह से। तो आगे आता है हमारे पास आर्टिकल 66 जो कहता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली की जाती है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से। बट जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होती हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। इलेक्शन मेथड क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो सिटीजन होने चाहिए, उनकी जो एज है मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 तो होनी चाहिए, और वो क्वालिफाइड होने चाहिए एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर आपने एक चीज़ नोट की हो तो जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा लिखा था, और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको राज्यसभा की एज अ क्वालिफाइड मेंबर लिखा गया है। आगे आता है मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट के अंडर। उनके पास कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं होना चाहिए जहाँ से उन्हें प्रॉफिट आ रहा हो। आगे आता है हमारे पास आर्टिकल 67 जो कहता है टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 5 साल के लिए वो ऑफिस में रहते हैं और तब तक कंटिन्यू उन्हें करना पड़ता है जब तक दूसरा सक्सेसर है वो चार्ज अज्यूम नहीं कर लेता। ये एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए, ठीक है। रेजिग्नेशन होता है जो वो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करवाते हैं। अगर इनके रिमूवल की बात करें तो रिमूव किया जा सकता है। रेजोल्यूशन डालना कहाँ पे? राज्यसभा में। पास करना होगा मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स, और सभी जो लोकसभा के मेंबर्स है इस चीज़ से एग्री होने चाहिए। इन्हें भी 14 डेज का नोटिस दिया जाता है। ये एक तरह से इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं होती जैसे कि प्रेसिडेंट की होती है। अगर आपने देखा हो प्रेसिडेंट के तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्टेप्स इंक्लूड किए गए थे इम्पीचमेंट को लेके, बट अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात आती है तो रिमूवल सिंपल बताया गया है यहाँ पे। फिर आता है आर्टिकल 68 जो कहता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। अभी इस आर्टिकल में क्या है कि जब जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है वो खाली हो जाए, क्यों? क्योंकि एक्सपायरी ऑफ टर्म, मतलब उनकी जो टर्म है वो ख़त्म हो चुकी है, तो जो इलेक्शन है वो टर्म एंड करने से पहले ही करवानी पड़ती है। तो वैकेंसी कैसे हो सकती है? जैसे डेथ हो गई, रेजिग्नेशन या फिर रिमूवल, इसको 6 महीने के अंदर अंदर फिल करना पड़ता है। मतलब आप सीट को खाली नहीं छोड़ सकते। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि जो नया पर्सन इलेक्ट होता है वो 5 साल के लिए ही सर्विस में रहेगा, ना ही उस पीरियड के लिए जब वो सीट को खाली छोड़ा गया था। मतलब प्रॉपर उनकी जो टाइमिंग है इलेक्शन के बाद 5 साल की टर्म ही कंसीडर की जाएगी। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 69 जो कहता है ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। जो ओथ होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एडमिनिस्टर करते हैं। फिर आता है आर्टिकल 70 डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज। मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट के फंक्शंस की बात की गई है। अभी यहाँ पर है बोथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, अगर वो अपने काम करने के लिए बिल्कुल अनेबल हो चुके हैं तो जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाती है कि डिसाइड करना कि किसको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। मतलब प्रेसिडेंट भी अनेबल है और वाइस प्रेसिडेंट भी उस टाइम पे अनेबल हो।
तो ये एक तरह से बैकअप प्रोविज़न का काम करती है ताकि इंश्योर कर सके जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूसली चल रही है। फिर हमारे पास आता है 1969 में लॉ, जो कि था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर नेक्स्ट सीनियर जज, वो एक्ट कर सकता है एज अ प्रेसिडेंट। मतलब पहले ये सारी चीज़ नहीं थी, बट 1969 लॉ के अनुसार ये चीज़ बताई गई है कि सीजीआई होगा या फिर उससे भी कोई सीनियर जज होगा, उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। तो अभी वाइस प्रेसिडेंट के साथ आर्टिकल 70 का क्या रिलेशन है? इसमें यह बताया गया है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अनअवेलेबल होते हैं प्रेसिडेंट की जगह लेने के लिए, तो यहाँ पे जो आर्टिकल 70 होगा उसे अप्लाई किया जाएगा। आता है हमारे पास आर्टिकल 71, जो कहता है मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। मतलब इनकी इलेक्शन को लेके भी कई बार कुछ मैटर्स अराइज हो जाते हैं, तो उसका जो उसको डील किया जाता है वो आर्टिकल 71 में किया जाता है। जैसे कि इलेक्शन डिस्प्यूट हो गया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में, तो ये चीज़ डिसाइड कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल और बाइंडिंग होता है। अभी यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है, अगर उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया हो, तो जो पहले उनके जो सारे काम रहे थे उनको हम वैलिड मानेंगे, मतलब उन्हें हम इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते। अभी एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया कि वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन को इनवैलिड ठहराना है, क्योंकि कोई लीगल प्रॉब्लम रही होगी या फिर कोई मिस्टेक रही होगी। बट जो भी उनके ऑफिशियल वर्क थे, उनके जो डिसीजंस थे, जो भी उन्होंने काम किए थे, उन सभी को आप इनवैलिड नहीं ठहरा सकते हो। कोर्ट के डिसीजन के पहले के जो काम थे उनको फिर भी वैलिड और लीगल ही माना जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। जैसे कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं तो उनकी जो सैलरी और पर्क्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं जैसे कि स्पीकर ऑफ लोकसभा को दिए जाते हैं। बट जब प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं तो प्रेसिडेंट की ही सैलरी उन्हें मिलती है। कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 62 तक रहे थे। और यहाँ पे लिस्ट है कि ओनली वाइस प्रेसिडेंट जो बाद में प्रेसिडेंट बने थे: डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन। तो ये सारे वो वाइस प्रेसिडेंट थे जिनको बाद में प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करना पड़ा था। हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ऐसा आप देख सकते हो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच। तो ये आर्टिकल की बात हो रही है यहाँ पे, तो किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के बारे में आता है? 52 से 61। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो 63 से 71 तक। इलेक्शन बॉडी, इनकी इलेक्शन कौन करती है? पार्लियामेंट हो गया और स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की बात हो तो ओनली पार्लियामेंट है जो इलेक्शन करती है। रोल की बात करें तो एक तरह से हेड ऑफ स्टेट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। रिमूवल कैसे होता है? इनकी इम्पीचमेंट होती है। यहाँ पर राज्यसभा रेजोल्यूशन जाता है और लोकसभा की एक तरह से एग्री होनी चाहिए। ये एक्ट करते हैं एज अ एग्जीक्यूटिव हेड और ये एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट की तरह जब प्रेसिडेंट की एब्सेंस हो। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है आज का वाइस प्रेसिडेंट वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।